हम पतझड़ के एक दिन की देर दोपहर में अरखम के पुराने कब्रिस्तान में 17वीं शताब्दी के एक जर्जर मकबरे पर बैठे थे और अनाम के बारे में अनुमान लगा रहे थे। कब्रिस्तान के केंद्र में विशाल विलो की ओर देखते हुए, जिसके तने ने लगभग एक प्राचीन अपठनीय स्लैब को निगल लिया है, मैंने भूतिया और अवर्णनीय पोषण के बारे में एक शानदार टिप्पणी की थी, जिसे विशाल जड़ें उस प्राचीन श्मशान पृथ्वी से चूस रही होंगी। जब मेरे दोस्त ने मुझे ऐसी बकवास के लिए फटकार लगाई और मुझे बताया कि चूंकि 1 सदी से ज्यादा समय से वहां कोई दफन नहीं हुआ है, इसलिए पेड़ को सामान्य तरीके से पोषण देने के अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा, मेरी अनाम और अवर्णनीय चीजों के बारे में लगातार बात करना एक बहुत ही बचकाना उपकरण था, जो लेखक के रूप में मेरी निम्न स्थिति के अनुरूप था। मुझे अपनी कहानियों को उन दृश्यों या ध्वनियों के साथ समाप्त करना बहुत पसंद था, जिन्होंने मेरे नायकों की क्षमताओं को पंगु बना दिया और उन्हें यह बताने के लिए साहस, शब्दों या संघों के बिना छोड़ दिया कि उन्होंने क्या अनुभव किया था। उन्होंने कहा, हम चीजों को केवल अपनी 5 इंद्रियों या अपनी धार्मिक अंतर्दृष्टि के माध्यम से जानते हैं, इसलिए किसी भी वस्तु या तमाशे का उल्लेख करना बिल्कुल असंभव है, जिसे तथ्य की ठोस परिभाषाओं या धर्मशास्त्र के सही सिद्धांतों द्वारा स्पष्ट रूप से चित्रित नहीं किया जा सकता है। अधिमानतः कांग्रेगेशनल वादियों के परंपरा और सर आर्थर कॉनन डॉयल जो भी संशोधन कर सकते हैं। इस मित्र जोएल मेंटन के साथ मैंने अक्सर सुस्तता से विवाद किया था। वह ईस्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, बोस्टन में पैदा हुए और पले बढ़े थे, और जीवन के नाजुक स्वर के प्रति न्यू इंग्लैंड की आत्मसंतुष्ट बहरेपन को साझा करते थे। उनका मानना था कि केवल हमारे सामान्य वस्तुनिष्ठ अनुभवों का ही कोई सौंदर्य शास्त्रीय महत्व है, और यह कलाकार का प्रांत है कि वह कार्रवाई, परमानंद और विस्मय से मजबूत भावनाओं को जगाने के लिए नहीं, बल्कि हर दिन के मामलों के सटीक विस्तृत प्रतिलेखों द्वारा एक शांत रुचि और सराहना बनाए रखे। विशेष रूप से उन्हें रहस्यमय और अस्पष्टीकृत के साथ मेरे पूर्वाग्रह पर आपत्ति थी, क्योंकि अलौकिक में मुझसे कहीं अधिक विश्वास करने के बावजूद वह यह नहीं मानेंगे कि यह साहित्यिक उपचार के लिए पर्याप्त रूप से सामान्य है। एक मन दैनिक चक्की से पलायन में और आदतन और थकान से वास्तविक अस्तित्व के घिस्से पिटे पैटर्न में फेंकी गई छवियों के मूल और नाटकीय पुनर्संयोजन में अपनी सबसे बड़ी खुशी पा सकता है। यह उनके स्पष्ट, व्यावहारिक और तार्किक बुद्धि के लिए वस्तुतः अविश्वसनीय था। उनके साथ सभी चीजों और भावनाओं के निश्चित आयाम, गुण, कारण और प्रभाव थे, और यद्यपि वह अस्पष्ट रूप से जानते थे कि मन कभी-कभी कम ज्यामितीय, वर्गीकरणीय और व्यावहारिक प्रकृति की दृष्टि और संवेदनाएं रखता है, उन्होंने खुद को एक मनमाना रेखा खींचने और अदालत से उन सभी को खारिज करने में उचित ठहराया जो औसत नागरिक द्वारा अनुभव और समझा नहीं जा सकता है। इसके अलावा वह लगभग निश्चित थे कि कुछ भी वास्तव में अनाम नहीं हो सकता है। उन्हें यह समझ में नहीं आया। यद्यपि मैंने एक रूढ़िवादी सूर्य निवासी की आत्मसंतुष्टि के खिलाफ कल्पनाशील और आध्यात्मिक तर्कों की निरर्थकता को अच्छी तरह से महसूस किया, लेकिन इस दोपहर की वार्ता के दृश्य में कुछ ने मुझे सामान्य विवाद से ज्यादा प्रेरित किया। उखड़ते स्लेट स्लैब, पितृसत्तात्मक पेड़ और चुड़ैल प्रेतवाधित पुराने शहर की शताब्दी पुरानी गैम्ब्रेल छतें जो चारों ओर फैली हुई थीं, सभी ने मिलकर मेरे काम की रक्षा में मेरी भावना को जगाया, और मैं जल्द ही अपने हमलों को दुश्मन के ही देश में ले जा रहा था। वास्तव में जवाबी हमला शुरू करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि जोएल मेंटन वास्तव में कई पुरानी पत्नियों के अंधविश्वासों से आधा चिपके हुए हैं, जिन्हें परिष्कृत लोगों ने लंबे समय से पछाड़ दिया है। दूर स्थानों पर मरने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति में विश्वास और उन खिड़कियों पर पुराने चेहरों द्वारा छोड़े गए छापों में, जिनके माध्यम से उन्होंने अपने पूरे जीवन में देखा था, ग्रामीण दादी नानी की इन फुसफुसाहटों पर विश्वास करने के लिए अब मैंने जोर दिया, तर्क दिया कि पृथ्वी पर भूतिया पदार्थों के अस्तित्व में उनके भौतिक समकक्षों के अलावा और बाद में विश्वास है। इसने सभी सामान्य धारणाओं से परे घटनाओं में विश्वास करने की क्षमता का तर्क दिया, क्योंकि यदि एक मृत आदमी अपनी दृश्य या मूर्त छवि को आधी दुनिया या सदियों की दूरी तक पहुंचा सकता है, तो यह कैसे बेतुका हो सकता है कि परित्यक्त घर अजीब भावुक चीजों से भरे हों या पुराने कब्रिस्तान पीढ़ियों की भयानक बेजान बुद्धि से भरे हों। और चूंकि आत्मा
अपने लिए जिम्मेदार ठहराए गए सभी अभिव्यक्तियों का कारण बनने के लिए मामले के किसी भी नियम से सीमित नहीं हो सकती है, तो आकृतियों में मानसिक रूप से जीवित मृत चीजों की कल्पना करना क्यों असाधारण है? या आकृतियों की अनुपस्थिति जो मानव दर्शकों के लिए पूरी तरह से और भयानक रूप से अनाम होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान इन विषयों पर चिंतन करते हुए मैंने अपने दोस्त को कुछ गर्मी के साथ आश्वासन दिया, केवल कल्पना और मानसिक लचीलेपन की एक बेवकूफ अनुपस्थिति है। संध्या अब आ गई थी, लेकिन हम में से किसी ने भी बोलना बंद करने की कोई इच्छा महसूस नहीं की। मेंटन मेरे तर्कों से अप्रभावित लग रहे थे और उनका खंडन करने के लिए उत्सुक थे। अपनी राय में वह विश्वास रखते थे जिसके कारण निस्संदेह एक शिक्षक के रूप में उनकी सफलता हुई थी, जबकि मैं हारने से डरने के लिए अपने मैदान पर बहुत आश्वस्त था। गोधूली छा गई और कुछ दूर की खिड़कियों में हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी, लेकिन हम नहीं हिले। मकबरे पर हमारी सीट बहुत आरामदायक थी और मुझे पता था कि मेरा नीरस दोस्त हमारे पीछे प्राचीन जड़ विक्षुब्ध ईंटवर्क में गुफा में दरार या हमारे और निकटतम प्रकाशित सड़क के बीच एक लड़खड़ाते परित्यक्त 17वीं शताब्दी के घर के हस्तक्षेप द्वारा लाए गए स्थान के पूर्ण अंधेरे को बुरा नहीं मानेगा। वहां अंधेरे में परित्यक्त घर के पास उस फटे मकबरे पर हमने अनाम के बारे में बात करना जारी रखा और मेरे दोस्त के उपहास समाप्त करने के बाद मैंने उसे उस भयानक सबूत के बारे में बताया जिस कहानी के पीछे उसने सबसे ज्यादा उपहास किया था। मेरी कहानी को द एटिक विंडो कहा गया था और यह विस्पर्स के जनवरी 1922 के अंक में प्रकाशित हुई थी। कई स्थानों पर, विशेष रूप से दक्षिण और प्रशांत तट पर, उन्होंने मूर्ख दूध पिलाने वालों की शिकायतों पर पत्रिकाओं को स्टैंड से हटा दिया, लेकिन न्यू इंग्लैंड को रोमांच नहीं मिला और केवल मेरी फिजूल खर्ची पर कंधे उचकाए। चीज यह घोषित किया गया था, जैविक रूप से शुरू करने के लिए असंभव था। केवल उन पागल ग्रामीण बड़बड़ाहटों में से एक जिसे कॉटन माथेर अपनी अराजक मैग्नोलिया क्रिस्टी अमेरिकाना में डंप करने के लिए काफी भोला था और इतनी खराब प्रमाणित कि उसने उस इलाके का नाम बताने का साहस भी नहीं किया जहां आतंक हुआ था। और जिस तरह से मैंने पुराने रहस्यवादी की नंगी झोंपड़ी को बढ़ाया वह काफी असंभव था और एक बेतरतीब और काल्पनिक लेखक की विशेषता थी। माथेर ने वास्तव में चीज को जन्म लेने के बारे में बताया था, लेकिन सस्ता सनसनीखेज व्यक्ति ही इसे बड़ा होने, रात में लोगों की खिड़कियों में देखने और घर की अटारी में मांस और आत्मा में छिपे रहने के बारे में सोचेगा, जब तक कि कोई उसे सदियों बाद खिड़की पर नहीं देखता और वर्णन नहीं कर सकता कि वह क्या था जिसने उसके बाल भूरे कर दिए। यह सब सरासर बकवास था और मेरे दोस्त मेंटन ने उस तथ्य पर जोर देने में कोई देर नहीं लगाई। फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे 1706 और 1723 के बीच रखी गई एक पुरानी डायरी में क्या मिला है, जो हम जहां बैठे थे वहां से 1 मील से भी कम दूरी पर पारिवारिक कागजात के बीच दफन थी। वह और मेरे पूर्वज की छाती और पीठ पर निशान की निश्चित वास्तविकता जिसका डायरी में वर्णन किया गया था। मैंने उन्हें उस क्षेत्र के अन्य लोगों के डर के बारे में भी बताया और वे कैसे पीढ़ियों से फुसफुसाए जा रहे थे और कैसे कोई पौराणिक पागलपन 1793 में उस लड़के के पास नहीं आया जो वहां होने का संदेह होने वाले कुछ निशानों की जांच करने के लिए एक परित्यक्त घर में प्रवेश कर गया था। यह एक अपरिचित चीज थी। कोई आश्चर्य नहीं कि संवेदनशील छात्र मैसाचुसेट्स में प्यूरिटन युग पर कांपते हैं। सतह के नीचे क्या चल रहा था इसके बारे में बहुत कम जाना जाता है, इतना कम फिर भी एक भयावह फोड़ा के रूप में ये सामयिक भूतियां झलक में सड़ा हुआ बुलबुला ऊपर उठता है। जादू टोना आतंक पुरुषों के कुचले हुए दिमाग में क्या उबल रहा था, इस पर प्रकाश की एक भयानक किरण है, लेकिन यहां तक कि वह भी एक तुच्छ बात है। कोई सुंदरता नहीं थी, कोई स्वतंत्रता नहीं। हम इसे वास्तुशिल्प और घरेलू अवशेषों और संकुचित धर्मशास्त्रियों के जहरीले उपदेशों से देख सकते हैं और उस जंग लगे लोहे के सीधे जैकेट के अंदर बड़बड़ाती हुई भयावहता, विकृति और शैतानवाद दुबका हुआ था। यहां वास्तव में अनाम का अपोथीसिस था। कॉटन माथेर उस राक्षसी छठी पुस्तक में, जिसे किसी को भी अंधेरे के बाद नहीं पढ़ना चाहिए, ने अपनी अभिशाप को फेंकते हुए कोई शब्द नहीं गढ़ा। यहूदी भविष्यवक्ता के रूप में कठोर और लाक्षणिक रूप से अचंभित, जैसा कि उनके दिन से कोई नहीं हो सकता है, उन्होंने उस जानवर के बारे में बताया जिसने वह जन्म दिया, जो जानवर से ज्यादा लेकिन आदमी से कम था,
दागदार आंख वाली चीज और चीखते हुए नशे में धुत बदमाश के बारे में जिसे ऐसी आंख रखने के लिए फांसी दी गई थी। इतना ही उसने बेबाकी से बताया। फिर भी इसके बाद क्या हुआ इसका कोई संकेत नहीं दिया। शायद वह नहीं जानता था, या शायद वह जानता था और बताने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरों को पता था लेकिन बताने की हिम्मत नहीं की। इस बात का कोई सार्वजनिक संकेत नहीं है कि उन्होंने एक बच्चे रहित, टूटे हुए, कड़वे बूढ़े आदमी के घर में अटारी की सीढ़ियों के दरवाजे पर ताले के बारे में क्यों फुसफुसाया, जिसने एक टाल दी गई कब्र के पास एक खाली स्लेट स्लैब लगाया था। हालांकि कोई भी सबसे पतले खून को भी दही बनाने के लिए पर्याप्त स्पष्ट किंवदंतियों का पता लगा सकता है। यह सब उस पैतृक डायरी में है जो मुझे मिली थी। रात में या जंगल के पास सुनसान घास के मैदानों में खिड़कियों पर देखी गई दागदार आंख वाली चीजों की सभी दबी हुई इन्यूएंडो और गुप्त कहानियां। किसी चीज ने मेरे पूर्वज को एक अंधेरी घाटी सड़क पर पकड़ लिया था, जिससे उसकी छाती पर सींगों और उसकी पीठ पर वानर जैसे पंजों के निशान छूट गए थे। और जब उन्होंने रौंदी हुई धूल में प्रिंट की तलाश की तो उन्हें विभाजित खुरों और अस्पष्ट रूप से मानव जनित पंजों के मिश्रित निशान मिले। एक बार एक पोस्ट राइडर ने कहा कि उसने एक बूढ़े आदमी को भयंकर सरपट दौड़ती हुई नामहीन चीज को घास के मैदान हिल पर पतले चांदनी घंटों में तड़के भोर से पहले देखा था, और कई लोगों ने उस पर विश्वास किया। निश्चित रूप से 1710 में एक रात अजीब बात हुई थी जब बच्चे रहित टूटे हुए बूढ़े आदमी को उसके अपने घर के पीछे क्रिप्ट में खाली स्लेट स्लैब की दृष्टि में दफनाया गया था। उन्होंने कभी भी उस अटारी दरवाजे को नहीं खोला, लेकिन पूरे घर को जैसा था वैसा ही छोड़ दिया, डरा हुआ और परित्यक्त। जब उसमें से शोर आया तो वे फुसफुसाए और कांप गए और उम्मीद की कि उस अटारी दरवाजे पर ताला मजबूत है। फिर उन्होंने उम्मीद करना बंद कर दिया जब पार्सनेज में आतंक हुआ, जिससे कोई भी आत्मा जीवित या एक टुकड़े में नहीं बची। वर्षों के साथ किंवदंतियों ने एक भूतिया चरित्र ग्रहण कर लिया। मुझे लगता है कि अगर वह जीवित चीज थी तो मर गई होगी। स्मृति भयावह रूप से बनी रही, और भी ज्यादा भयावह क्योंकि यह इतनी गुप्त थी। इस कथन के दौरान मेरा दोस्त मेंटन बहुत शांत हो गया था और मैंने देखा कि मेरे शब्दों ने उसे प्रभावित किया था। जब मैं रुका तो वह हंसा नहीं, लेकिन 1793 में पागल हुए लड़के के बारे में बहुत गंभीरता से पूछा, और जो संभवतः मेरे उपन्यास का नायक रहा होगा। मैंने उसे बताया कि लड़का उस तिरस्कृत परित्यक्त घर में क्यों गया था, और टिप्पणी की कि उसे दिलचस्पी होनी चाहिए, क्योंकि उसका मानना था कि खिड़कियां उन लोगों की अव्यक्त छवियों को बरकरार रखती हैं जो उन पर बैठे थे। लड़का उस भयानक अटारी की खिड़कियों को देखने गया था क्योंकि उनके पीछे देखी गई चीजों की कहानियों के कारण, और पागलपन में चीखते हुए वापस आ गया था। जब मैंने ये कहा तो मेंटन विचारमग्न रहे, लेकिन धीरे धीरे अपने विश्लेषणात्मक मूड में लौट आए। उन्होंने तर्क की खातिर माना कि कुछ अप्राकृतिक राक्षस वास्तव में मौजूद थे, लेकिन मुझे याद दिलाया कि यहाँ तक कि प्रकृति के सबसे रुग्ण विकृति को अनाम या वैज्ञानिक रूप से अवर्णनीय होने की जरूरत नहीं है। मैंने उनकी स्पष्टता और दृढ़ता की प्रशंसा की और कुछ और खुलासे जोड़े जो मैंने बूढ़े लोगों के बीच एकत्र किए थे। मैंने स्पष्ट किया कि वे बाद की भूतिया किंवदंतियां जैविक हो सकने वाली किसी भी चीज से ज्यादा भयानक राक्षसी प्रेत से संबंधित हैं। विशाल पशु रूपों के प्रेत कभी कभी दिखाई देते हैं और कभी कभी केवल मूर्त होते हैं, जो चंद्रमा रहित रातों में तैरते थे और पुराने घर, उसके पीछे क्रिप्ट और उस कब्र को सताते थे जहां एक अपठनीय स्लैब के बगल में एक अंकुर फूटा था। भले ही ऐसे प्रेतों ने कभी लोगों को मार डाला हो या मौत के घाट उतार दिया हो, जैसा कि अपुष्ट परंपराओं में बताया गया है, उन्होंने एक मजबूत और सुसंगत छाप छोड़ी है और फिर भी बहुत वृद्ध मूल निवासियों द्वारा अंधेरे में डरते थे। हालांकि पिछली 2 पीढ़ियों द्वारा ज्यादातर भुला दिए गए थे, शायद विचार की कमी के कारण मर रहे थे। इसके अलावा सौंदर्य सिद्धांत जहां तक शामिल है, यदि मानव प्राणियों का मानसिक उत्सर्जन विकृत विकृतियां हैं, तो क्या सुसंगत प्रतिनिधित्व प्रकृति के खिलाफ एक रुग्ण निंदा के रूप में, एक द्वेषपूर्ण अराजक विकृति के भूत के रूप में ऐसे कर्कश और कुख्यात नेबुलोसिटी को व्यक्त या चित्रित कर सकता है? एक संकर दुःस्वप्न के मृत मस्तिष्क द्वारा ढाला गया, क्या ऐसा वाष्पयुक्त आतंक सभी घृणित सत्य में अति सुंदर चीखते हुए अनाम का गठन नहीं करेगा? घंटा अब बहुत देर हो चुका होगा।
एक विलक्षण रूप से नीरव चमगादड़ मेरे पास से गुजरा और मेरा मानना है कि इसने मेंटन को भी छुआ, क्योंकि हालांकि मैं उसे नहीं देख सका, मैंने उसे अपनी बाह उठाते हुए महसूस किया। कुछ देर बाद वह बोला, लेकिन क्या अटारी खिड़की वाला वह घर अभी भी खड़ा और परित्यक्त है? हाँ, मैंने जवाब दिया, मैंने इसे देखा है। और क्या तुम्हें वहां कुछ मिला, अटारी में या कहीं और? ईव्स के नीचे कुछ हड्डियां थीं। वे वही हो सकती हैं जो उस लड़के ने देखी थीं। अगर वह संवेदनशील था तो उसे अस्थिर करने के लिए खिड़की के शीशे में किसी चीज की जरूरत नहीं होती। अगर वे सभी एक ही वस्तु से आए थे तो यह एक हिस्टेरिकल, प्रलाप करने वाली विकृति होनी चाहिए। दुनिया में ऐसी हड्डियों को छोड़ना ईशनिंदा होती। इसलिए मैं एक बोरी के साथ वापस गया और उन्हें घर के पीछे मकबरे में ले गया। वहां एक उद्घाटन था जहां मैं उन्हें अंदर डाल सकता था। यह मत सोचो कि मैं मूर्ख था, तुम्हें उस खोपड़ी को देखना चाहिए था। इसमें 4 इंच के सींग थे, लेकिन एक चेहरा और जबड़ा तुम्हारे और मेरे जैसा कुछ। अंत में मैं मेंटन के माध्यम से एक वास्तविक सिहरन महसूस कर सका जो बहुत करीब आ गया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा अप्रतिरोध्य थी। और खिड़की के शीशों के बारे में क्या? वे सब चले गए थे। एक खिड़की ने अपना पूरा फ्रेम खो दिया था और दूसरी में छोटे हीरे के छिद्रों में कांच का कोई निशान नहीं था। वे उस तरह के थे, पुराने जालीदार खिड़कियां जो 1700 से पहले उपयोग से बाहर हो गई थी। मेरा मानना है कि उनमें 100 साल या उससे अधिक समय से कोई कांच नहीं है। शायद लड़के ने उन्हें तोड़ दिया, अगर वह इतनी दूर गया। किंवदंती ऐसा नहीं कहती। मेंटन फिर से सोच रहे थे। मैं उस घर को देखना चाहता हूं कार्टर। यह कहां है? कांच हो या ना हो, मुझे इसकी थोड़ी खोज करनी चाहिए। और वह मकबरा जहां तुमने उन हड्डियों को रखा था और बिना शिलालेख वाली दूसरी कब्र, सब कुछ थोड़ा भयानक होना चाहिए। तुमने इसे अंधेरा होने तक देखा? मेरा दोस्त मेरी अपेक्षा से ज्यादा बनावटी था, क्योंकि हानि रहित नाटकीयता के इस स्पर्श पर वह मुझसे विक्षुब्ध रूप से दूर चला गया और वास्तव में एक तरह की घुटन भरी हाफ के साथ चिल्लाया जिसने पिछली दमन की एक पंक्ति जारी की। यह एक अजीब चीख थी और भी ज्यादा भयानक क्योंकि इसका जवाब दिया गया था। क्योंकि जब यह अभी भी गूंज रहा था, मैंने पिच कालेपन के माध्यम से एक चरमराने की आवाज सुनी और जान गया कि हमारे बगल में उस शापित पुराने घर में एक जालीदार खिड़की खुल रही है। और क्योंकि अन्य सभी फ्रेम लंबे समय से गिर चुके थे, मुझे पता था कि यह उस राक्षसी अटारी खिड़की का भयानक कांच रहित फ्रेम था। फिर उसी डरावनी दिशा से बदबूदार ठंडी हवा का एक हानिकारक झोंका आया। उसके बाद मेरे ठीक बगल में आदमी और राक्षस के उस चौंकाने वाले फटे मकबरे पर एक भेदी चीख आई। एक और पल में मुझे टाइटनिक आकार लेकिन अनिश्चित प्रकृति की किसी अनदेखी इकाई के शैतानी थ्रेसिंग द्वारा मेरे भयानक बेंच से खदेड़ दिया गया। उस घिनौने कब्रिस्तान की जड़ से जकड़ी हुई मिट्टी पर रेंगना, जबकि मकबरे से हांफने और भनभनाने का ऐसा दबा हुआ शोर आया कि मेरी कल्पना ने किरणहीन निराशा को मिसहापेन शापित के मिल्टनिक सेनाओं से भर दिया। बर्फीली ठंडी हवा का एक भंवर था और फिर ढीली ईंटों और प्लास्टर की खड़खड़ाहट। लेकिन मैं मेहरबानी से बेहोश हो गया था, इससे पहले कि मैं जान पाता कि इसका क्या मतलब है। मेंटन, हालांकि मुझसे छोटा है, ज्यादा लचीला है, क्योंकि हमने लगभग एक ही पल में अपनी आंखें खोली। उसकी ज्यादा चोटों के बावजूद हमारे कोच अगल बगल थे और हम कुछ ही सेकंड में जान गए कि हम सेंट मैरी अस्पताल में हैं। परिचारक तनावपूर्ण जिज्ञासा में चारों ओर समूहबद्ध थे, हमें यह बताकर हमारी स्मृति में सहायता करने के लिए उत्सुक थे कि हम वहां कैसे आए। और हमने जल्द ही उस किसान के बारे में सुना जिसने हमें दोपहर में घास के मैदान हिल से परे एक सुनसान खेत में पाया था, पुराने कब्रिस्तान से 1 मील दूर, एक ऐसे स्थान पर जहां एक प्राचीन बूचड़खाना खड़ा होने की अफवाह है। मेंटन की छाती में 2 घातक घाव थे और पीठ में कुछ कम गंभीर कट या गुदाई थी। मुझे इतनी गंभीर चोट नहीं लगी थी, लेकिन मैं सबसे हैरान करने वाले चरित्र के वेल्ट और कंट्यूशंस से ढका हुआ था, जिसमें एक विभाजित खुर का प्रिंट भी शामिल था। यह स्पष्ट था कि मेंटन मुझसे ज्यादा जानते थे, लेकिन जब तक उन्होंने यह नहीं जान लिया कि हमारी चोटें क्या हैं, तब तक उन्होंने हैरान और इच्छुक डॉक्टरों को कुछ नहीं बताया। फिर उसने कहा कि हम एक दुष्चक्र बैल के शिकार थे। हालांकि जानवर को जगह देना और उसका हिसाब देना मुश्किल था। डॉक्टरों और नर्सों के जाने के बाद मैंने डर से भरा एक सवाल फुसफुसाया, हे भगवान, मेंटन, लेकिन यह क्या था? वे निशान, क्या यह वैसा ही था?
और जब उसने वापस फुसफुसाया तो मैं आधे अनुमानित चीज को उल्लासित करने के लिए बहुत स्तब्ध था। नहीं, ये बिल्कुल वैसा नहीं था। ये हर जगह था, एक जिलेटिन, एक कीचड़, फिर भी इसके आकार थे सभी यादों से परे, आतंक के 1000 आकार। आंखें थीं और एक दाग। ये गड्ढा था भंवर, अंतिम घृणा। कार्टर यह अनाम था।